स्टडी आई8 में आपका स्वागत है। आज हम 5 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या है? ऑप्शन ए, क्लोजिंग द केयर गैप। बी, आइए देखभाल के अंतर को परखें। सी, आइए देखभाल के अंतर को साबित करें। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोजिंग द केयर गैप। इनके बारे में विस्तार से जान लें। इस दिवस का उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार कर इसमें होने वाली लाखों मौतों में कमी लाना है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर कैंसर के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को एकजुट करने का एक पहल है। यह दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल UICC की एक पहल है। UICC वैश्विक कैंसर जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित एक बड़ा और पुराना अंतर्राष्ट्रीय कैंसर संगठन है। UICC विश्व कैंसर दिवस का समन्वय करता है और इस प्रयास में WHO और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा समर्पित है। विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत कैंसर के खिलाफ पहले विश्व शिखर सम्मेलन जो 4 फरवरी 2000 को पेरिस में आयोजित किया गया था। इस बैठक में दुनिया भर की सरकारी एजेंसियों और कैंसर संगठनों के नेताओं द्वारा पेरिस अगेंस्ट कैंसर एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पेरिस चार्टर में, जिसमें विश्व कैंसर दिवस का निर्माण शामिल है, इसका उद्देश्य अनुसंधान का समर्थन करना, कैंसर को रोकना, रोगी सेवा में सुधार करना, जागरूकता बढ़ाना और कैंसर के खिलाफ प्रगति हासिल करने के लिए विश्वव्यापी समुदाय को जुटाना। अब कैंसर के बारे में जान लें। WHO के मुताबिक कैंसर विश्व स्तर पर मृत्यु का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। यह रोगों के एक बड़े समूह की तरह जो शरीर के लगभग किसी भी अंग को ऊतक में शुरू हो सकता है। WHO के आंकड़ों के अनुसार कैंसर में 2018 में अनुमानित 9.6 मिलियन मौतें हुई है। वर्ष 2021 में यह आंकड़ा और बढ़ गया तथा अनुमानित 20 मिलियन लोगों कैंसर से पीड़ित हुए, जबकि 10 मिलियन लोग की मृत्यु हो गई। WHO के एक ऐतिहासिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न और मध्य आय वाले देश में अनुमानित 37 कैंसर सेवाओं को देश की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य वित्त पोषण योजना द्वारा कवर किया गया, जबकि उच्च आय वाले देशों में यह आंकड़ा कम से कम 78% है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, हाल ही में देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। बी, केरल। सी, बिहार। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। इनके बारे में विस्तार से जान लें। केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूल में स्थापित किया जाएगा। यह केरल के डिजिटल विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र सीमैट और टाटा स्टील लिमिटेड का एक साथ संयुक्त उद्यम है। यह एक नवाचार और एक क्रॉस फंक्शनल योजना है जो नवीन नवाचार केंद्रों का यह योजना अनुसंधान के साथ साथ राज्यों के प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देता है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कितने नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए,
4, बी 3, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2। दो रामसर स्थलों की घोषणा की गई है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। ये 2 रामसर स्थलों का पहले नाम जान लें। एक का नाम है खिजड़िया वन जीव अभ्यारण्य, दूसरा का नाम है बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके साथ ही भारत वर्तमान में कुल 49 रामसर स्थल हो गए हैं। ये 10,93,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं। ये जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। अब बखिरा वन्य जीव अभ्यारण्य के जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उनके बारे में जान लें। यह बड़ी संख्या के मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल स्थल प्रदान करता है। अब खिजड़िया वन्य जीव अभ्यारण्य जो गुजरात में स्थित है उनके बारे में जानें। यह पक्षियों की व्यापक विविधता वाला तटीय आर्द्र भूमि है जो लुप्त और कमज़ोर प्रजातियों को एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है। 2 रामसर स्थलों की घोषणा विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर की गई थी। इसके पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर में भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में किस खिलाड़ी को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए गए हैं? ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, बी पीवी सिंधु, सी नीरज चोपड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर एक और उपलब्धि हासिल की। नीरज चोपड़ा का नाम साल के सबसे बड़े खेल अवार्ड लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वह भारत की तरफ से इस प्रतिष्ठित अवार्ड पाने के नॉमिनेशन पाने वाले महज तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और 2009 में महिला पालमान विनेश फोगाट को नॉमिनेशन मिला है था। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार पूरे साल में खेल जगह में असाधारण प्रदर्शन उपलब्धियों को हासिल करने वाले खिलाड़ियों और टीमों को सम्मानित किया जाता है। बात करें इस अवार्ड की शुरुआत 1999 में लॉरियंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन के संस्थापक डोमलर और रिकेमॉन्ड्स के द्वारा की गई थी। अब बात करें पीवी सिंधु के बारे में। पीवी सिंधु के बारे में भी जान लें। पीवी सिंधु भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक और कांस्य पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। भारत की नेशनल चैंपियनशिप भी रह चुकी है पीवी सिंधु। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित भी हो चुकी हैं और हाल ही में पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब बात करें बजरंग पुनिया के बारे में। बजरंग पुनिया एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के 9वें पहलवान हैं। 2015 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, हाल ही में कार्तिकेयन पलानीस्वामी कहाँ के भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे? ऑप्शन ए टोंगा, बी होंडुरस, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टोंगा में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। इनके बारे में विस्तार से जान लें। 2004 बैच के IFS अधिकारी कार्तिकेयन पलानीस्वामी को टोंगा का भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उनका आवास सुबा में होगा। स्वामी वर्तमान में फिजी के उच्चायुक्त थे। इसके साथ ही 2000 बैच के IFS अधिकारी मनोज महापात्रा को होंडुरस के लिए भारत का अगला
राजदूत नियुक्त किया गया है। इनका आवास ग्वाटेमाला सिटी में होगा। इनके बारे में बस इतना ही। आज का छठा प्रश्न, देश का पहला आर्टिफिशियल स्लालम कोर्स कहाँ बनेगा? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पटना, सी भोपाल, डी जबलपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भोपाल। इनके बारे में विस्तार से जान लें। इसे बनाने में 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये ओलंपिक, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन आर्टिफिशियल कोर्स पर ही होते हैं। एमपी में अभी 2 नेचुरल कोर्स हैं जो नर्मदा नदी महेश्वर होशंगाबाद के पास बने हैं। इस खेल में खिलाड़ियों को चप्पू के सहारे पानी के बहाव और विपरीत दिशा में अलग अलग गेट के बीच बेहतर फिनिश के साथ निकलना। बात करें यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छंगन भाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इनके बारे में और बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लें। बिहार के बारे में, बिहार की सरकार ने 2025 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर के लिए योजना शुरू की है। और देश में बिहार एक इकलौता राज्य है जिसने प्रीपेड मीटर लगाना शुरू किया है। इसके बारे में और जान लें। इस योजना में 11,100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इनके बारे में बस इतना ही। यहाँ के आज का 7वां प्रश्न, एसएल जाइल्स ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस क्रिकेट टीम के प्रबंधक निर्देशक थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी साउथ अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के डायरेक्टर एसएल जाइल्स ने पद से इस्तीफा दे दिया है। जाइल्स 2018 में स्ट्रॉस के बाद इंग्लैंड टीम के डायरेक्टर पद का संभाला था। बात करें साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर का नाम इनोत एकवे है। आयरलैंड के कोच का नाम हेनरिक मालवी है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश के किस व्यक्ति को कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करेंगे? ऑप्शन ए श्याम चौधरी, बी दुर्गाबाई व्याम, सी प्रतिमा देवी, डी मनोज पांडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दुर्गाबाई व्याम को उनकी चित्रकारी के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक राशि प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 20,000 करोड़, बी 30,000 करोड़, सी 10,000 करोड़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 30,000 करोड़। इनके बारे में विस्तार से जान लें। गृह मंत्रालय ने 3 फरवरी को राज्यसभा में बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। गृह मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी थी। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, क्रिस प्रोजेक्ट के पश्चिमी पनडुब्बी, पश्चिमी नहीं होगा यहाँ पश्चिमी होगा, यहाँ पश्चिमी होगा। पश्चिमी पनडुब्बी के लिए समुद्री परीक्षण हाल ही में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट 71, बी प्रोजेक्ट 72, सी प्रोजेक्ट 75।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट 75 के पश्चिमी पनडुब्बी का परीक्षण शुरू हो गया है। इनके बारे में विस्तार से जान लें। प्रोजेक्ट 75 की पश्चिमी पनडुब्बी के लिए समुद्र में परीक्षण शुरू हो गया है। इनमें पनडुब्बी की प्रोंदन प्रणाली, हथियार और सेंसर का परीक्षण शामिल है। बुधवार को यह आधिकारिक बयान में कहा गया था कि पनडुब्बी जिसे कमीशनिंग के समय INS वागीर के नाम से जाना जाएगा। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में कौन सा स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए पहला स्थान, बी दूसरा स्थान, सी तीसरा स्थान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला स्थान। इनके बारे में विस्तार से जान लें। US कैलेंडर वर्ष 2021 में $112.3 बिलियन के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार था। अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर चीन है। भारत और चीन के बीच व्यापार का मूल्य $110.4 अरब था। भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों की सूची में UAE, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया शामिल है। बात करें अमेरिका 2019 में भी शीर्ष स्थान पे रहा, 2020 में भी शीर्ष स्थान पे रहा और 2021 में तो रहा ही रहा है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 12वां प्रश्न, हाल ही में किसी रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला का निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र गर्ग, बी GA निवास मूर्ति, सी चंद्रशेखरन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए GA श्रीनिवास मूर्ति। इनके बारे में जान लें। श्री GA श्रीनिवास मूर्ति 1987 में DRDAL में शामिल हुए और विंसाइल परिसर में विभिन्न परियोजनाओं के लिए संचारात्मक गतिशीलता, जमीनी अनुनाद परीक्षण, विद्युत एकीकरण और चेकआउट के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मूर्ति ने 1986 में आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में BE पूरा किया और हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय से डिजिटल सिस्टम के लिए AME किए हैं। बात करें चंद्रशेखर, ये अभी वित्त मंत्रालय के सलाहकार बने हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 13वां प्रश्न, ISC ने हाल ही में भारत के किस सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया गया है? ऑप्शन ए परम प्रवेगा, बी क्वांटम कंप्यूटर, सी मिनी कंप्यूटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए परम प्रवेगा। इनके बारे में विस्तार से जान लें। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने भारत में एक परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। यह किसी भारतीय शैक्षणिक संस्थान का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर भी है। परम प्रवेगा की कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता 3.3 पेटा प्लस है। एक पेटा प्लस क्वांटिट्रम या तो 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटिंग द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत विकसित किया गया है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 14वां प्रश्न, चंद्रयान 3 को भारत 2022 के किस महीने में लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए मार्च, बी जुलाई, सी अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अगस्त महीने में लॉन्च करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाला है। मंत्री ने बताया कि जनवरी से दिसंबर के 2022 के दौरान 19 मिशनों की योजना बनाई है। इनमें 8 व्हीकल मिशन है, 7 स्पेसक्राफ्ट मिशन है और 4 टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर मिशन शामिल है। पिछले 2 वर्षों में प्रक्षेपित किए गए उपग्रह भी बहुत हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 15वां और अंतिम प्रश्न, हाल ही में कोकर्स MT टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए
किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बी भारतीय सेना, सी इनमें से कोई नहीं, डी ए और बी दोनों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ने आपस में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके बारे में विस्तार से जान लें। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारतीय सेना ने कोकर्स एमटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अनुबंध 3,131.82 करोड़ रुपए का है, जिनमें इसे 3 साल में कार्यान्वित किया जाएगा। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक रूसी ओरिजिनल उपकरण निर्माता के साथ साथ लाइसेंस समझौते के तहत कोकर्स एम का निर्माण कर रहा है। अपने वैश्विक आउटरीच के एक हिस्से के रूप में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मित्र देशों को निर्यात करने के लिए मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, मिलन 2C, अमोघा और कोकर्स एम की पेशकश करता है। अब कोकर्स के बारे में जान लें। कोकर्स एम क्या है? यह दूसरी पीढ़ी की मैकेनाइट्स इन्फेंट्री एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे तो BMP 2 टैंक से ग्राउंड लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इनकी रेंज 75 से 400 मीटर के बीच है। इनके बारे में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी I8।